हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और एज यूजुअल इसका लेक्चर भी आपको जो है इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट द द्वारका दिल्ली विच हैज बीन बिल्ट विद एन आउटले ऑफ रुपीज डैश करोड़। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज सीबीएसई का इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स आपका दिल्ली में, और इसको बनाया गया है आपका 300 करोड़ की लागत से। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और 2025 में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, और जो प्रोजेक्ट है इसे आपका कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन किया गया है एज पर दी प्लैटिनम रेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये ध्यान में रखना है। नाउ पीएम मोदी जी ने और भी जो प्रोजेक्ट्स थे वो इनॉग्रेट किए थे दिल्ली में, वो भी देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी ने आपका जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है 3 नए प्रोजेक्ट्स का इन योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका टोटल आउटले आपका 600 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं? जैसे ईस्टर्न कैंपस ऑफ डीयू एट दी सूरजमल विहार in the East Delhi and Western campus of this university at the Dwarka. And one more thing which is important कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है आपकी वीर सावरकर कॉलेज की, इसके लिए भी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और इस कॉलेज की जो आपकी बिल्डिंग कॉस्ट रहेगी इट विल बी योर ₹140 करोड़। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आपका आ जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये आपका इनॉग्रेट किया गया है नरोजी नगर में। नेक्स्ट है जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दैट इज GPRA टाइप सेकेंड क्वार्टर्स। ये आपके इनॉग्रेट किए गए हैं सरोजनी नगर में, एंड इसे डेवलप किसने किया है? NBCC इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है इन प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है कि पीएम मोदी ने 1675 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं। बेसिकली जो ऐसे लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए गए हैं। ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और ये इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने। एंड दे आर मेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रेजिडेंट्स ऑफ द झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर। ओके, कहाँ पे ये फ्लैट्स आपके जो हैं ये आपके लोकेटेड हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट इन अशोक विहार दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है कि जो ये फ्लैट है ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अंडर द इंसूट स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, एंड जो यहाँ पे पर्सन रहने आएंगे उनको सिर्फ यहाँ पे लेस देन 7% अमाउंट जो है वो पे करना है। जैसे टोटल 25 लाख लगा है तो उसका लेस देन 7% अमाउंट इनको यहाँ पे पे करना है, ऐसा मेंशन किया गया है। और कितना लगभग अमाउंट इन्हें पे करना है? 1.42 लाख का अमाउंट पे करना है एज अ नॉमिनल फी। एंड मेंटेनेंस के लिए 5 साल के मेंटेनेंस के लिए इनको 30,000 का यहाँ पे अमाउंट जो है वो पे करना है, ऐसा मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन दैट इनेबल्स डैश पेमेंट्स from or to full KYC prepaid payment instrument that is PPI through a third party UPI application। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है नया प्रोविजन किसके लिए? UPI पेमेंट्स के लिए। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रीवियसली जो UPI पेमेंट्स होती थी आपकी फॉर PPIs, it could only be made through the PPI issuer mobile apps। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी नागराजू मदुरला हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट designed for the e-auction of properties from all public sector banks। what does banknet stand for? तो DFS सेक्रेटरी जो आपके हैं नागराजू मदिराला, इन्होंने एक रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है बैंकनेट नाम से। एंड इस पोर्टल के थ्रू बेसिकली इसे डिज़ाइन क्यों किया गया है, ये आपका मेन है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जैसे बैंक्स जो है सीज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को अगर लोन उसका अमाउंट पूरा नहीं होता है, या जो आपका
पर्सन है वो आपका लाइक कि वो लोन उसने कंप्लीट नहीं किया या लोन आधे में छोड़ दिया और वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कंगाल हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाती है। अब इसी प्रॉपर्टीज़ का इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पोर्टल लाया गया है जहाँ पे बायर और इन्वेस्टर इस पोर्टल के थ्रू जो है देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और बैंक जो सेल कर रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये ऑक्शन हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी इस पोर्टल के थ्रू इन्वेस्टर्स को या बायर्स को जो है मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इट इज़ बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका है बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी सीज की गई हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, उनको सेल करने के लिए, उनका ऑक्शन करने के लिए, उनकी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट विस्तार टू डिजिटाइज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोलैबोरेट किया है, या आप बोल सकते हो MOU साइन किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए, विस्तार प्रोजेक्ट के लिए, इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT मद्रास। और इस MOU के तहत इनका काम क्या रहेगा, दैट इज टू बूस्ट दी प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर, एफिशिएंसी इनकी बढ़ाएं और मार्केट एक्सेस इनको प्रोवाइड करें। तो ये आपके जो है मेन इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो पायलट प्रोजेक्ट आपका विस्तार, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, इट इज वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मेन काम जो है मैंने आपको समझाया, इज टू सीक दी फर्दर स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, ओके। साथ में ही जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग है आपका IIT मद्रास में, इनकी जो आपकी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है YNOS वेंचर इंजन, ये डेवलप करेंगे, इन्होंने डेवलप किया है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द इंडियन स्टार्टअप लैंडस्केप, और यहाँ पे ये इनके साथ काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट, विस्तार प्रोजेक्ट में। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the 4th biannual update report which is submitted by India to the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो recently जो है in month of December आपका इंडिया जो है, इंडिया ने 4th बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट सबमिट की है। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है, बेसिकली इंडिया ने इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया के क्या प्लान है मिनिमाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ किए जाएंगे और उस मेथड्स को, उन प्लान्स को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें इन डेप्थ बताई गई हैं, ओके। अब आपको बताना है जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्लूडिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, दैट इज LUCF has decreased by 7.93% in 2020 as compared to 2019। 2019 से कंपेयर अगर किया जाए तो ये आपका कितना डिक्रीज हुआ है, 7.93% डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडिया का जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है एक्सक्लूडिंग लैंड यूज एंड LUCF, ये आपका रहा है 2959 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट से इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि जो एनर्जी सेक्टर है इट इज एमर्ज एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओवरऑल एमिशन। जो भी एमिशन हुआ है इसमें एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, विच इज़ योर 75.66%, एंड इट इज़ फॉलोड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज, एंड लास्ट में आ जाता है आपका वेस्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट से इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है अलॉन्ग विद द अदर लैंड यूज, ये आपका जो है नियरली कितना, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इसने अब्जॉर्ब किया है नियरली 522 मिलियन टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कौन से ईयर में, 2020 में, एंड इसकी वजह से 22% का डिक्रीज हमें देखने को मिला है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में इन द ईयर 2020। लास्ट पॉइंट सेज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। इसके अलावा एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ये आपका जनरेट किससे होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, एमिशन ऑफ मीथेन, देन इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम एंड सीमेंट प्रोडक्शन। तो ये सारे आपके मेन कंट्रीब्यूटर थे किस चीज़ के, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के,
ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो आपकी हुई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था जो CO2 एमिशन है इट इज़ अकाउंटेड फॉर 80.53% ऑफ द टोटल एमिशन, फॉलोड बाय योर मीथेन जो 13.32% पे थी, नाइट्रस ऑक्साइड 5.13% एंड अदर्स में आ जाता है 1.02% का। फाइन। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंडिया की अचीवमेंट की इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स। तो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये डिक्रीज हुई है बिटवीन 2005 टिल 2020। कितना डिक्रीज हुए है? 36% ये आपका डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो आपका बाय अक्टूबर 2024 जो आपका शेयर है of a non-fossil sources in an installed electricity generation capacity, it was stand at the 46.52%. Then next point कह रहा है कि total installed capacity आपकी जो है renewable power की, जिसमें hydro power आपका आ जाता है, it is your ये कितना है आपका 203.22 गीगावाट का है। एंड cumulative renewable power installed capacity की बात करें तो ये आपका 4.5 टाइम्स आपका बढ़ा है। और कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है 2024 का 2014 से। ठीक है, 2014 से ये बढ़ के कितना हुआ है 156.25 गीगावाट ये हो गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये आपका कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड अभी ये आपका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका कितना परसेंट है, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इट इज 25.17% है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज कि 2005 से 2021 के बीच में एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो आपका हुआ है 2.29 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का। कार्बन सिंक आप सोच रहे होंगे क्या होता है, बेसिकली आप इसे ऐसा समझो कि कोई आपका आर्टिफिशियल या नेचुरल रिजर्वॉयर है जो आपका इसे ऐसा समझते हैं कि ये आपका रिजर्वॉयर है और ये आपका जो है 100 पॉइंट्स आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, अब कार्बन सिंक का मतलब होता है कि ये इससे ज़्यादा, जैसे ये आपका 150 जो है कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कितना कर रहा है 100 कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा ये जो है एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है आपका कार्बन सिंक। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसके कारण एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं साइमन स्टेले फ्रॉम ग्रेनेडा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बॉन जर्मनी में और स्टैब्लिश कब किया गया था 1992 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च द हर घर लखपति RD स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर देयर कस्टमर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा हर घर लखपति RD स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI ने इसे लॉन्च किया है और इसी के साथ एक और स्कीम लॉन्च की है SBI ने, SBI पैट्रॉन्स टर्म डिपॉजिट स्कीम, और ये स्कीम लाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है उनके लिए लाई गई है। अब दोनों ही स्कीम को डिटेल में जो है कवर करते हैं। पहले बात करेंगे हर घर लखपति स्कीम की, जो आपका नया वेरिएंट है रिकरिंग डिपॉजिट का। तो टाइप क्या हो गया इसका, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, पर्पस क्या है कि पैसे सेव कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के। ओके, एलिजिबल कस्टमर्स कौन से होंगे, एक तो आपके जो रेजिडेंट हैं इंडिया के और माइनर भी यहाँ पे जो है आपके एलिजिबल हैं इस RD स्कीम के लिए। ठीक है, ऐसे माइनर जिनकी एज आपकी 10 साल है या उससे ज़्यादा वो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, या तो अकेले ओपन कर सकते हैं इसको, मतलब अकेले ही चला सकते हैं, या फिर अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये जो है इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसकी 1 लाख रहेगी या इसके मल्टीपल्स रहेंगे। ओके, आपका यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा डिपॉजिट का, 3 से 10 साल का ये डिपॉजिट आपका रहेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो उसके 1 महीने बाद आपको जो है अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी अगर आप जो है पेमेंट डिले करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो 5 साल है या 5 साल से कम है, इन दैट केस पेनल्टी आपकी लगाई जाएगी 1.50 रुपीज़ फॉर एवरी 100 पर मंथ। ठीक है, अगर टेन्योर आपका मोर देन 5 ईयर्स है उस केस में 2 रुपये की यहाँ भी पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर एवरी 100 रुपीज़ पर मंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे SBI पैट्रॉन की, जो सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च की गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो आपके इनकी एज
80 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सिंगल या जॉइंटली आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसकी एज आपकी 80 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। इंक्लूडिंग यहाँ पे आपका जो SBI स्टाफ है वो भी यहाँ पे ये फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। बट उनको जो है एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं SBI के स्टाफ अगर कोई है तो। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है, इट इज़ TDR और STDR। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो आप पे कर सकते हो इसमें वो क्या है, मिनिमम आपका है 1000 और मैक्सिमम 3 करोड़ का है, लेस देन 3 करोड़ है। ओके, पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये 7 दिन से 10 साल आप रख सकते हो, एंड सिंगल या जॉइंटली आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन Jan launched the tab-based digital process for NRIs to open NRE, that is non-resident external account and non-resident ordinary accounts। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक फैसिलिटी लॉन्च की है कि आप मतलब जो NRIs हैं उनके लिए, कि जो NRIs हैं वो डिजिटली अपना ऑनलाइन जो है अपना NRE अकाउंट और NRO अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये दोनों अकाउंट क्या है, NRE की बात करते हैं तो ये NRE अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे जो NRIs हैं वो अर्न तो आपके फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि उनका जो अमाउंट है वो इंडियन रुपीज़ में मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो फॉरेन अर्निंग को ये इंडियन रुपीज़ में मेंटेन करते हैं इन दी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दैट इज NRE अकाउंट। वहीं पे NRO की अगर बात करें तो NRO अकाउंट्स ऐसे अकाउंट होते हैं जैसे कोई पर्सन है वो NRI है, ठीक है। मतलब कोई आपके XYZ अंकल हैं जो पहले यहाँ पे काम करते थे, जैसे वो पहले आपके आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, ठीक है। और फिर उनके बच्चे जो हैं बाहर देश लग गए, कनाडा लग गए, वो कनाडा शिफ्ट हो गए, बट उनकी जो पेंशन है वो आपकी यहाँ के अकाउंट में आती है। तो अब उनका जो पेंशन आ रही है वो तो इंडिया के अकाउंट में आ रही होगी, राइट। तो उसके लिए ये ओपन करवाते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, रहते वो भले आपके कनाडा में होंगे बट उनकी पेंशन इसमें इसी अकाउंट में आ रही है। उनका जो घर है उन्होंने जो है अपना जो घर है वो रेंट पे दिया होता है, तो उस रेंट जो आ रहा है वो इसी अकाउंट में उनका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी अर्निंग जो उनकी इंडिया में हो रही है वो इस अकाउंट में आती है उनकी, ठीक है। तो NRE और NRO अकाउंट अब डिजिटली ओपन किए जा सकते हैं और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर C। और यहाँ पे जो है जब आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवाओगे तो वेरिफिकेशन सारी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। अब वहाँ पे जो मैनुअली डॉक्यूमेंट सबमिशन होता था वो अब यहाँ पे नहीं होगा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं SBI की। इसके चेयरमैन कौन है, CS शेट्टी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और SBI को स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वेटरन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम recently in January passed away. In which year he received the Padma Shri for his contribution in the field of science and technology? तो जो आपके वेटरन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, इनको जो है 1975 में पद्मश्री से नवाजा गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और इनकी अगर बात करें तो ये आपके कोऑर्डिनेटर थे, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ पोखरन, जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, एंड पोखरन सेकेंड 1998 में। इसके अलावा इन्होंने जो है सर्व किया है डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का 1990 से 1993 के बीच में। फिर ये चेयरमैन भी इन्होंने सर्व किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड ये सेक्रेटरी आपके रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1993 से 2000 के बीच में। फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी आपके रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2001 से 2018 तक। इसके अलावा अगर इनके अवार्ड्स की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, तो इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था 1999 में। CV रमन बर्थ सैनिटरी अवार्ड इनको दिया गया था 1995 में। लोकमान्य तिलक अवार्ड 1998 में। वीर सावरकर अवार्ड, दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड, होमी बाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 2006 में। फिर आपका लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड इन इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग 2009 में। फिर CV रमन मेडल इनको दिया गया था 2013 में। तो ये सारे अचीवमेंट्स इनकी हैं और यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन हु रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है एग्नेस कैलेटे, जो बेसिकली आपकी जो है ओलंपियन थी और इन्होंने 10 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें से 5 आपके गोल्ड मेडल थे। ठीक है, एंड इनकी एज की अगर बात करें तो 103 एज की ये थी और इन मंथ ऑफ जनवरी 2025 में इनका जो है डेथ हो गया है। ठीक है, एंड ये भी नोट करना है, ये आपकी जो है जिमनास्ट एंड कोच थी, हंगेरियन एंड इजराइल, मतलब हंगरी की और इजराइल की आपकी जिमनास्ट एंड कोच थी, जो यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करती थी जिमनास्ट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 10 ओलंपिक मेडल्स इन्होंने जीते थे, एंड जिसमें से आपके 5 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि इनका डेथ हो गया और इनके बाद जो आपके चार्ल्स कोस्टे हैं, फ्रेंच साइक्लिस्ट चार्ल्स कोस्टे जो हैं, ये ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपियन चैंपियन बन गए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ एग्नेस कैलेटे। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 4 जनवरी को। ठीक है, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की जाती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने आपका जो ब्रेल राइटिंग सिस्टम है उसका इजाद किया था, उसका इन्वेंट किया था। ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच इन्वेंटर। अब यहाँ पे नोट करना है कि इस बार आपका 7th एडिशन 2025 में ऑब्जर्व किया गया था और 216th बर्थ एनिवर्सरी आपकी सेलिब्रेट की गई थी लुइस ब्रेल की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइन एन MOU विद द मालदीव्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ 3rd फेज ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। तो रिसेंटली जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव के, अब्दुल्ला खलील, इनका विजिट हुआ था इंडिया में 2 जनवरी से 4 जनवरी तक इनका विजिट था, और इस विजिट के दौरान इंडिया ने MOU साइन किया है मालदीव्स के साथ 3rd फेज ऑफ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके मालदीव्स में बनाए जाएंगे। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, ग्रांट असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी इन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, नाउ मालदीव्स की बात करें तो इसके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला खलील, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजूज, कैपिटल है इसकी माले, करेंसी है इस मालदीवन रूफिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज एक्सटेंडेड द कंप्लायंस डेडलाइन ऑफ अ medical textile which is quality control order QCO 2024 until dash to address the challenges faced by the small and medium enterprises। तो recently मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने डेडलाइन आपकी एक्सटेंड की है कि मेडिकल टेक्सटाइल 2024 जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। किनके लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। कब तक एक्सटेंड किया गया है, तो 1 अप्रैल 2025 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। वैसे ये 1 जनवरी 2025 तक डेडलाइन थी। ठीक है, अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है दिक्कत आ रही थी, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, वहीं पे जो आपके लार्ज एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनके लिए डेडलाइन आपकी 1 जनवरी ही रखी गई थी। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करें हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की, तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, कौन से मेडिकल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। तो जैसे सैनिटरी नैपकिन हो गए, बेबी डायपर हो गए आपके, या ऐसे सैनिटरी पैड्स जो रीयूजेबल होते हैं, उनके लिए ये आपका अप्लाई होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर उन पे अप्लाई होता है। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टर्स है, इनको भी 6 महीने का यहाँ पे जो है डेडलाइन इनका एक्सटेंड कर दिया गया है, या इनको 6 महीने की छूट दे दी गई है, जो 30 जून 2025 तक आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन लॉन्च द फेज 4 ऑफ अ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, दैट इज नीट 4.0 इन्होंने लॉन्च किया है इनके हेडक्वार्टर पे, विच इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ अ AICTE। AICTE के करंट चेयरमैन आपके हैं प्रोफेसर TG सीताराम। क्या नाम है इनका, प्रोफेसर TG सीताराम। और इस लॉन्च इवेंट में इन्होंने जो है 22 एडटेक कंपनीज के साथ MOU साइन किया था इनके 40 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, इसमें से जैसे M4 टेक्नोलॉजी आपकी इंक्लूडेड है, एनसिस सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूडेड है, जिन्होंने MOU साइन किया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो AICTE के इस शुरुआत आपकी की गई थी 1945 में, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और करंट इसके वाइस चेयरमैन आपके हैं डॉक्टर अभय जेरे। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द आरबीआई हैज रिमूव द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिस पे से आरबीआई ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, लिफ्ट कर दिए हैं। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन पे इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के मंथ में 4 आपके एनबीएफसीज पे जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे, जिसमें से आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका था, यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड था। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और रिसेंटली इन्होंने जो है अपना सबमिशन यहाँ पे किया था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनकी इन्होंने जो है डिटेल आरबीआई को सौंपी थी, जिसकी वजह से अब इनसे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है एंड करंट एमडी इसके हैं मनोज कुमार नाम्बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जापान ब्रोकेज Nomura recently forecasted India's GDP growth will decelerate to -% in the financial year 2025। तो जापान ब्रोकेज नमूरा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, इन्होंने प्रीवियसली इंडिया का जो फॉरकास्ट है या जीडीपी फॉरकास्ट है वो दिया था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना परसेंट, 6.7% दिया था। अब इन्होंने इसे रिड्यूस करके कर दिया है 6%। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर फर्दर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो ये इन्होंने पहले प्रिडिक्शन दी थी 6.8% की एंड अभी इसको कम करके इन्होंने 5.9% कर दिया है। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रिडिक्ट किया है कि 2.9% रहेगा इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.3% रहेगा। ओके, Now next up question है, as per the SBI's research report, rural poverty ratio dropped below 5% for the first time to -% in the financial year 2024 from 7.2% in financial year 2023। तो अभी रिसेंटली एसबीआई ने इनकी रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें मेंशन किया है कि जो रूरल पॉवर्टी रेशियो है ये आपका 5% से भी कम हो गया है एंड फर्स्ट टाइम इसे देखा जा रहा है कि 5% से कम गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी परसेंटेज आपकी 7.2 थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 5% से कम हो गया है 4.86%। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2012 का, तो ये आपका 25.7% हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे अर्बन पॉवर्टी की। तो अर्बन पॉवर्टी रेशियो जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है मार्जिनली, कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, इट इज 4.09% एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो इस ईयर में ये 4.6% हुआ करता था। ओके, एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, इसमें एस्टिमेट दिया गया था पॉवर्टी लाइंस का। पॉवर्टी लाइन जो सेट की गई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा इन 2011, और ये इन पॉवर्टी लाइंस की अगर बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में रूरल एरियाज में ₹1623 है और अर्बन एरियाज में ये आपका 1944 रुपीज़ बताया गया है। ओके, Next is in Jan 2025, the Indian Railway Finance Corporation Limited, that is IRFC, has entered into a MOU with a Railway Energy Management Company Limited to finance renewable energy projects for Indian Railways. The REMCL is a joint venture of Ministry of Railways and Dash. तो in month of January इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एमओयू साइन हुआ है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, जो एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड RITES लिमिटेड का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोनों आपके जो है जॉइंट वेंचर है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का और RITES, इन दोनों से ये जॉइंट वेंचर बनता है। ठीक है, अब जो एमओयू है इसका मेन एम क्या है कि एक फ्रेमवर्क जो है उसे स्टैब्लिश किया जाए फॉर अ कोलैबोरेशन बिटवीन IRFC एंड REMLC, जो सपोर्ट करेगा इंडियन रेलवेज का जो टारगेट है कि हमें जो है अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक। और ये कैसे होगा कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल से कम कर दें, हटा दें। ओके, Next is name the personality who is recently appointed as a Director General of a Directorate General of a Civil Aviation, that is DGCA। तो अभी
इन मंथ ऑफ जनवरी जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा अपॉइंट किया गया है फैज़ अहमद किडवाई को एज अ डीजी ऑफ एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? विक्रम देव दत्त को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? नए फैज़ अहमद किडवाई बनाए गए हैं और पुराने आपके थे विक्रम देवदत्त। ओके, नाउ डीजीसीए की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। फाइन। इसके अलावा और जो आपके अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे रिसेंटली जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके अपॉइंट किए गए हैं बाय द एसीसी। तो ये कौन है? इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री। एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आकाश त्रिपाठी। एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ अ जल जीवन मिशन कमल किशोर सोन। एडिशनल सेक्रेटरी एंड इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सुभा ठाकुर। एंड एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये अपॉइंट किए गए हैं विनय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ अ नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक इफेक्टिव फ्रॉम द 6 जनवरी 2025। तो रिसेंटली आरबीआई ने मर्जर अप्रूव किया है नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड का। कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ? इट इज कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। तो इनके साथ यहाँ पे मर्जर हुआ है नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। विद दिस मर्जर जो आपकी सारी ब्रांचेस हैं नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक की, 12 जो बेंगलुरु में है एंड एक जो आपका मैसूर में है, ये दोनों अब ऑपरेट करेंगी एज अ कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है। एंड इन मंथ ऑफ योर मार्च, मतलब मार्च एंड में 2024 के मराठा सहकारी बैंक एंड साहेबरो देशमुख सहकारी बैंक जो है ये दोनों भी आपके मर्ज हुए थे कॉस्मोस बैंक में। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड की। तो करंट एमडी इसके हैं इनका नाम है अपेक्षिता तिपसे। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। टैगलाइन क्या है? से आई एम बैंकिंग एंड मीन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI has recently in Jan approved the HDFC Bank to acquire up to 9.5% stake in which of the following bank or a banks। तो रिसेंटली HDFC बैंक को अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा कि वो 9.5% तक स्टेक जो है वो एक्वायर कर सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इन तीनों बैंक में ये अप टू 9.5% के स्टेक एक्वायर कर सकते हैं एंड ये जो अप्रूवल है ये वैलिड रहेगा आपका 1 साल तक, 2 जनवरी 2026 तक ये आपका वैलिड रहेगा। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो हमें, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।